हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं हमारे 10th के साइंस का एक और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसको हम करने जा रहे हैं हमारे टारगेट 95 प्लस की सीरीज में। ओके, सो लेट्स बिगिन। और हम यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? अरे सिंपल है भैया, ये तो पीरियोडिक टेबल है ना। पीरियोडिक टेबल तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इतना बेहतरीन है ना, शायद आपको आज तक पता नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है, पर हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, बेहतरीन इसलिए है कि इस टेबल में जो ये ग्रीन वाली जो चीज दिख रही है ना आपको, ये देखो यहां से ये जो ये जिगजैग लगभग यहां पर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, पता है ये क्या है? दे आर मेटेलॉइड्स। दे आर मेटेलॉइड्स, ठीक है, या सेमी मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल से, मतलब थोड़ी थोड़ी मेटल की होती है, थोड़ी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सो ये मेटेलॉइड्स है जो यहां पर हम दिखा रहे हैं। ओके, अच्छा, इसके इस तरफ यानी कि मेटेलॉइड्स के इस तरफ जो हम देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो दे आर ऑल नॉन मेटल्स। कौन है ये सब? नॉन मेटल्स हैं। ये जिगजैग लाइन के जितने इस तरफ है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा, एक नॉन मेटल यहां भी है। ओके, लेकिन अब इसके अलावा बाकी जितना इस जिगजैग लाइन के बाकी जितना हम देख सकते हैं, इसके ये साइड में ये जितना है बबुआ, ये सब क्या है? दे आर मेटल्स। तो आप कितना मतलब बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको रख दिया है भाई, ये एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में है, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में प्लेस किया गया है। और उसके बाद भी एक ऐसा पैटर्न मिला जहां पर मेटेलॉइड इज एग्जैक्टली सेपरेटिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो एक लाइन फॉर्म हो रहा है और ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया। तो इतना जो बेहतरीन अरेंजमेंट है, मतलब देखो यहां मेटल्स है, यहां नॉन मेटल्स, यहां बीच वाले है ना, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल से थोड़ी सी मैच करती है। तो यानी ये इतना खूबसूरत जो टेबल, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं। मतलब जैसे आपको एक बात बताता हूं कि ये जो पहले स्लॉट में, मैं स्लॉट कह रहा हूं फिलहाल, पहले स्लॉट में जितने एलिमेंट हैं, दो ही तो एलिमेंट है सर, उनके पास एक ही ऑर्बिट है, उनके एटम के पास एक ही ऑर्बिट है। दूसरे स्लॉट में जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब के एटम के पास दो ऑर्बिट है। थर्ड स्लॉट में जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब के एटम के पास तीन ऑर्बिट्स हैं। थर्ड में तीन, फोर्थ में चार, इन सब के ऑर्बिट के पास है चार ऑर्बिट्स। इन सब के पास है पांच ऑर्बिट्स। इन सब के पास है छह ऑर्बिट्स। और सातवीं स्लॉट में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें उनके पास है सात ऑर्बिट्स। ठीक है, ये क्या है सर? ये एक्चुअली इन्हीं का एक्सटेंशन है, वो पता चलेगा। लेकिन आप समझो कितना खूबसूरत है। और यहां पर देखो एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मतलब समझ रहे हो, ये सब एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी खूबसूरती है। जैसे कि अभी मैंने ऑर्बिट का बताया, जितने भी एलिमेंट ऐसे में सेम वर्टिकल स्लॉट में अगर फॉल हो रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स का क्या है पता है? इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। जितने भी एलिमेंट्स इस सेकेंड वर्टिकल स्लॉट में हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बहुत जबरदस्त खूबसूरती है। यहां पर बीच वाले का थोड़ा सिस्टम अलग है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल तो हमको वो नहीं पढ़ना, हमको नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो नॉर्मल वहां दो आते हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहां पर इनके पास सबके आउटर मोस्ट के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स है, इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे करके सिस्टम चल रहा है। मतलब बहुत खूबसूरत है ये टेबल। किसने बनाया है और कैसे बना है, कितनी मेहनत से बना है, इसके पहले कितनी मेहनत हुई, वो सब चीजें हमको देखनी है। बेसिकली दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो यहाँ पर मोज़ली बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासीफाई कर पाए। पर ऐसा नहीं है कि मोज़ली ने अपने ही दम पे सब कुछ कर लिया, या पहले कोई चीज़ें नहीं थी और डायरेक्टली इन्होंने बस ये निकाल दिया एकदम से, इनको सपना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पहले अटेम्प्ट्स हुए। हो सकता है कि वो 100% वो काम नहीं किए,
लेकिन उन सबसे ही प्रेरणा लेके और ये मॉडर्न टेबल बना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, जहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कैसे वो अरेंज किए गए। मेटल्स नॉन मेटल्स तुमने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करने के अलग अलग तरीके थे और मतलब अलग अलग कोशिश हुई, और उसके बाद ये बेहतरीन टेबल जो है वो हमारे सामने आया। ठीक है, सो सबसे पहला, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाई इज इट एसेंशियल। क्लासिफिकेशन क्या होता है वो तो हमने अभी देखा, क्योंकि हमने देखो ऐसा नहीं कि क्लासिफिकेशन सिर्फ एलिमेंट्स का करते हैं, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन देखा है। कहाँ पर देखा है? 9th में, है ना, डाइवर्सिटी जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, उसके बाद प्लांट, एनिमेलिया, है ना, तो ये सब क्लासिफिकेशन ही था। तो क्लासिफिकेशन करने से होता क्या है ना कि चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब आपको इतना करोड़ों स्पीशीज को नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से आप जब क्लासीफाई कर लेते हो, सिमिलर चीज़ों को, सिमिलर ग्रुप को एक तरफ ग्रुप कर लेते हो, डिसिमिलर को अलग अलग कैटेगरी बना देते हो, तो इससे क्या होता है ना, इससे हमको कैरेक्टर्स पढ़ना उनका बहुत आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर फिलहाल हम एलिमेंट्स के हिसाब से बात करेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, क्योंकि अगर एक एक करके इंडिविजुअल एलिमेंट का नाम याद करना तो ठीक है, याद हो जाएगा, 118 के आसपास एलिमेंट्स है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है ना, बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो कैसे हम एक जैसे एलिमेंट को कैसे एक तरफ हम रखें, ग्रुप करके और पढ़ लें, चीज़ें आसान हो जाए, है ना, ये हम चाहते हैं। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को ग्रुप करना या तो सॉर्टिंग करना बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ताकि वो जो स्टडी है वो आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है, जो उसकी पढ़ाई है वो आसान हो जाए। सो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट मेक्स देयर स्टडी मच ईजियर। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी स्टडी को आसान कर देता है। एक एक करके पढ़ोगे तो जिंदगी देखो ऐसे बूढ़ा हो जाओगे, क्या मतलब है फिर, है ना। सो ये सिंपल याद रखो, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, इट मेक्स द स्टडी इजियर। चलो भैया आसान है, सही है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब बात ये है कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, पहले पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि कौन कौन कोशिश किया, अपना अपना अटेम्प्ट किया, वो देख लेते हैं। पहला, डॉबरेनियर्स ट्राइड्स, जो आया था 1829 में। ओके, 1829 में आया था ये। इसमें क्या था वो हम आगे देखेंगे, पहले ये सब इंट्रो देख ले। सेकंड है न्यूलैंड बाबा आए थे। न्यूलैंड बाबा क्या बताए थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे, और 1864 में क्या था हम देखेंगे। वैसे ऑक्टेव का मतलब होता है सरगम, सारे गा मा पा धा नी सा। इंग्लिश में बोले तो डो रे मी फा सोला टी, वाह क्या बात है, इंग्लिश में भी होता है सरगम, डो रे मी फा सोला टी सारे गा मा पा धा नी सा, वाह कमाल है। अच्छा, और तीसरा अटेम्प्ट जो है वो मेंडलीव का लॉ देखेंगे हम, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ओके, तो 1869 का। और तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें इनिशियल अटेम्प्ट्स है, ये तो बहुत ही बेसिक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। और मेंडलीव का जब टेबल बना उसमें बहुत सारी जो डिटेलिंग है, बहुत एडवांटेजेस भी है। यहाँ तो हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, पर इसमें हम एडवांटेज भी पढ़ेंगे। और एक्चुअली यही वो फंडामेंटल, यही वो बुनियाद बनेगी जिसकी वजह से क्या आएगा, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजली ने डिज़ाइन किया। ठीक है, वो इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न टेबल जो है वो मेंडलीव टेबल से समझो कि बहुत सारी चीज़ें समझ के और फिर ये चीज़ें छोटी सी चेंज करके और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसकी हम आज जिसको हम रेफर करते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद डॉबरेनियर ट्राइड्स। ठीक है, तो डॉबरेनियर ट्राइड्स स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़, हाई TRIADS है ना। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो यहाँ पर डॉबरेनियर के टाइम पे, डॉबरेनियर के समय यानी 1829 की बात हो रही, जब वो अपना अटेम्प्ट दे रहे थे, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। सो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे दे वेर लेस दैन 33 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, और वो भी ऑर्डर में नहीं। हम तो एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में आज जानते हैं ना, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो ये एटॉमिक नंबर का ऑर्डर हमको पता है। उस वक्त एटॉमिक मास की कंसेप्ट ज़्यादा चलती थी और
तो मास के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स नोन थे, तो लेस देन 33 एलिमेंट्स वे आर नोन एट दैट ड्यूरिंग दैट अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसमें डॉबरेनियर ट्राइड क्यों कहा गया, ट्राई का मतलब 3 है, ठीक है। तो ट्राइड इसलिए कहा गया है कि डॉबरेनियर ने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स नोन है ना भैया, उन सब एलिमेंट्स को क्या करो तुम, पहले तो एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो, यानी सबसे हल्का वाले एलिमेंट को पहले रख दो, उससे भारी वाले एलिमेंट को उसके बाद रखो, उससे भारी वाले एलिमेंट को उसके बाद रखो, ठीक है। और ऐसे करते करते तुम अरेंज करते जाओ, ठीक है। सो बेसिकली ही इज सेइंग कि प्लेस एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। व्हेन वी प्लेस एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, व्हाट यू फाइंड इज, ठीक है, वहां पर क्या दिखेगा कि तुम क्या करो, और लाइन से अब तुम 3-3 का ग्रुप बनाते जाओ। ट्राइड का मतलब क्या है, 3 है ना, 3-3 का ग्रुप बनाते जाओ, ठीक है, उसको भी ट्राइड कहा गया है। तो ये एक ट्राइड है, ठीक है, अगला 3 ये हुआ, ये एक ट्राइड है, अगला 3 ये हुआ, ये एक ट्राइड है। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे, मान लो इसको मैंने नाम दिया, ये एलिमेंट है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये है डी, ई, एफ, ये है जी, एच, आई। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे, डॉबरेनियर ने ये कहा कि उसमें एक बहुत खास चीज देखी जाती है कि जो एटॉमिक मासेस है, पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो और उसका एवरेज निकाल दो। तो जो एवरेज निकलेगा ना, तुम ताज्जुब में आ जाओगे कि दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। और हर ट्राइड में ये देखा जाएगा कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास निकलेगा, that value will be approximately equal to the atomic mass of the central element in each triad। सब बोले वाह क्या बात है, इन्होंने तो कुछ पैटर्न ढूंढ निकाला, ठीक है। और हर ट्राइड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलरिटी भी होगी प्रॉपर्टी में, क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज मतलब बेसिकली सिमिलरिटी नहीं, यहां पर जो ट्राइड वाली ये जो अप्रोक्सीमेशन वाली बात है, ये बात ज्यादा कही गई थी। तो अब क्या हुआ देखो, वाह क्या दिखा, अच्छा ठीक है, हम तो डर गए भैया क्या कर रहे हैं, वोट दे के आए हैं लगता है, ठीक है। ओ भाई, तो डॉबरेनियर ट्राइड में क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन ग्रुप ऑफ 3s, देन द अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जैसे ये एग्जांपल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये एक ट्राइड है, जो उनके टेबल में ट्राइड था वही बता रहा हूँ। इसका मास है 7, इसका मास है 23, इसका मास है 39। तो आप निकाल के चेक करके देखो, 7 + 39/2 इज इक्वल टू 46/2 इज इक्वल टू 23। और देखो ये सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। भाई इन्होंने तो अप्रोक्सीमेटली बोला था, ठीक है, ये तो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। भाई तुम बहुत महान हो, ठीक है। पर फिर क्या देखा गया कि ठीक है चलो आगे वाले एलिमेंट्स में भी, ट्राइड 2 में भी देखा गया कि हाँ चलो यहाँ एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहा है पर अप्रॉक्सीमेटली है। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, सब बोले सही है भाई, डॉबरेनियर भाई ने तो कमाल कर दिया, ठीक है। पर आगे जाके क्या पता लगा, आगे जाके पता लगा कि इनका जो ट्राइड था इट वॉज एप्लीकेबल, इनका जो लॉ था इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनिशियल 3 ट्राइड्स। सिर्फ शुरुआती 3 जो हमने देखे उसी के लिए प्रॉपरली काम कर रहे थे। बाकी आगे के ट्राइड में वो इतना नंबर का डिफरेंस आ रहा है कि उसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं बोल सकते हम। अरे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट के लिए बोलते हैं, इतना डिफरेंस आएगा थोड़ी ना उसको अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे। सो इट वॉज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर इनिशियल 9 एलिमेंट्स एंड फर्दर इट वॉज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो आइडिया था वो जो है फेल हो गया। अब आगे दूसरे हमारे न्यूलैंड भाई साहब। तो न्यूलैंड भाई साहब ने क्या बोला कि एलिमेंट्स को ना मतलब थोड़ा चूक गए हैं, हमारे जो डॉबरेनियर साहब है वो थोड़ा सा गलती कर गए हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको तो सही काम किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, नो डाउट हम भी वही करेंगे, एलिमेंट को एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, मान लो कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां, तो एवरी 8th एलिमेंट विल बी हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन। रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन का मतलब ये है कि अगर तुमने काउंटिंग यहां से शुरू करी तो ये 8वां होगा,
अगर काउंटिंग तुम यहां से शुरू करते हो तो ये 8वां होगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी, है ना, करके देखो। अगर मान लो काउंटिंग में यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी हो गई। वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी इसकी ऐसी होगी, ये 8वां इसके लिए है, ये 8वां इसके लिए है, ठीक है। सो यहां पर न्यूलैंड भाई साहब ने इतनी बात बताई कि व्हेन यू अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इतना बात तो वहां भी था कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी या प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज फाउंड टू बी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन। मतलब अगर आप यहां से काउंटिंग करते हो तो ये 8वां पड़ेगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी होगी, और ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी, मतलब इन सब की प्रॉपर्टी आपस में एक जैसी होगी, है ना, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 7 की ऐसे स्लॉटिंग कर दो तो जितना एक वर्टिकल लाइन में जितने एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में एक जैसी होगी। तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज थॉट्स, पर यहां भी लिमिटेशंस थी, देख लो। तो स्टेटमेंट क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, सॉरी भाई साहब मैं बस बता रहा था, ठीक है, गुस्सा कर रहे हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, और न्यूलैंड के टाइम तक जैसे हमने वहां देखा डॉबरिनियर के टाइम तक 33 से भी कम एलिमेंट्स थे, यहां पर 56 एलिमेंट्स वेर नोन, ठीक है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग, स्टेटमेंट क्या है देखो, न्यूलैंड्स लॉ क्या है वो देखो। और ऑक्टेव्स क्यों कहा गया है, ऑक्टेव्स यानी होता है जो हमारा सरगम होता है ना, म्यूजिक में होते हैं ऑक्टेव्स, सा रे गा मा प ध नी सा, यानी जो 8वां साउंड आ रहा है वो पहले जैसा ही है ना, सा से शुरू किया और 8वां साउंड फिर से पहले जैसा ही है। तो यहां भी वही कहा जा रहा है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में प्लेस किया जाएगा तो एवरी 8th एलिमेंट विल बी हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन, जैसे ऑक्टेव्स में होता है 8वां साउंड पहले जैसा है, तो यहां भी वही हो रहा है। क्या बात है ना। सो स्टेटमेंट देखते हैं अगेन, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, property of every 8th element, ठीक है, starting from the first one repeats, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले के साथ मैच करती है, उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन के साथ मैच करती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, properties of every 8th element will be similar to its respective first one, ठीक है। जैसे यहां से काउंट करी तो इसकी प्रॉपर्टी इससे 8वां कौन पड़ रहा है, ये इसके जैसी होगी। अगर यहां से काउंट करी तो इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी। अगर इधर से काउंट करी तो 8वां कौन पड़ेगा, ये, तो बी की प्रॉपर्टी एल जैसी होगी। तो इस तरीके से एवरी 8th एलिमेंट विल बी हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन। जैसे यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8वां कब पड़ा, जब इसको तुमने ये पहला माना, तो इसकी प्रॉपर्टी उसके ऐसे होगी, ठीक है। तो इससे बेटर है कि मैंने जो तरीका बताया आपको ऐसे अरेंज कर देते, ठीक है। पर यहां पर लिमिटेशन आ गया, न्यूलैंड भाई साहब ने भी कुछ, इनमें भी कुछ गड़बड़ रहेगी इनकी लॉ में भी, ठीक है। क्या रहेगी देखो, similarity in property of elements as per the law was seen only up to calcium। ये जो प्रॉपर्टी का जो ये गाना गा रहे थे कि हाँ प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की पहले जैसी होगी, ये शुरू के एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था, जैसे न्यूलैंड वाले में था वही वाले, लगभग शुरू के एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा है ये चीज, पर कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए काम नहीं कर रहा। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि न्यूलैंड भैया थोड़ा जोश में आ गए, ठीक है। क्या जोश में आ गए, उन्होंने ये बोला कि देखो 56 एलिमेंट्स हैं, 56 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ एंड आई नो दैट, मैंने रिसर्च सब कर लिया है, मुझे पता है कि इससे ज्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला, ठीक है, इससे ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन ये रॉन्ग थे, आगे तो कई सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। सो ये दूसरी स्टेटमेंट भी उनकी गलत भावनाओं में इन्होंने बोल दिया, ठीक है यार, होता है इंसान से, ओके। डिसिमिलर एलिमेंट्स, काफी जगहों पे ऐसा भी हुआ था कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिया था, है ना। जैसे हमने क्या बोला कि हर 8वें एलिमेंट का मतलब ये लगभग इनका सबका प्रॉपर्टी आपस में एक जैसा होना चाहिए, बट देखो आप कोबाल्ट और निकल जो कि एक मेटल है, आयन की तरह है ना, वो कहां पर रखा गया है, वो नॉन मेटल्स के बीच में, क्लोरीन फ्लोरीन के बीच में रखा गया है, ओके। आयन कहाँ है, आयन कहाँ है भैया, देखो आयन यहाँ है, तो उसको आयन के साथ होना चाहिए कोबाल्ट निकल को, पर कहाँ रखा गया उसको,
ओके, तो ये डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रख दिया गया था और सेम एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग स्लॉट में फॉल हो रहे थे. सो दिस वाज सर्टेन लिमिटेशन जो न्यूलैंड लॉ में था. ओके, देखो थोड़ा रिकॉल कर लो. डॉबरेनियर में क्या था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो और 3-3 के ग्रुप में रखो, ट्राइड के ग्रुप में. हर ट्राइड में ये देखा जाएगा कि पहला और तीसरे एलिमेंट का मास का एवरेज निकालो, सेंट्रल एलिमेंट की मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा. बट लिमिटेशन क्या हुआ कि इट वाज नॉट एप्लीकेबल, इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनिशियल 3 ट्राइड्स. उसके बाद आया नेक्स्ट अटेम्प्ट, देखा अपन ने इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट किसका है, न्यूलैंड का. यहाँ भी वही बोला गया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वाले जैसी होगी, जैसा कि ऑक्टेव्स में होता है, सरगम में होता है ना. तो यहाँ पर भी अगेन लिमिटेशन आ गया कि भैया ये तो शुरू के एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा है, कैल्शियम के बाद तो काम ही नहीं कर रहा. एंड द सेकेंड लिमिटेशन वॉज कि 56 एलिमेंट, इन्होंने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स विल बी नोन, और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. बट ही वॉज रॉन्ग इन दैट केस. और क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखा है और सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट स्लॉट में रखा है. ठीक है, तो ये हो गया अपना न्यूलैंड भाई साहब का जो ऑक्टेव का रूल है. अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट नाम आता है मेंडलीव का, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव. ठीक है, बेसिकली इनके जो टेबल है उसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा जाता है. और न्यूलैंड के समय तक 56 एलिमेंट्स वेयर नोन, पर मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स वेयर नोन. ठीक है, और यहाँ पर जो इनका अटेम्प्ट है वो 1869 का ऑब्वियसली. और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, लगभग स्टेटमेंट पढ़ने से आपको वैसे तो पता नहीं लगेगा कुछ, हम उसको डिटेल करेंगे. पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. का मतलब क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल है. पीरियोडिक फंक्शन का फिलहाल मतलब आप ये समझो कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो सीधे सीधे एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मासेस की अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, उसी पैटर्न पे डिपेंड करती है. फिलहाल इतना समझो. और अब इनके जो लाइन्स है उसको हम समझते हैं. उसका मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो एक फिक्स स्टेप के बाद जो है प्रॉपर्टी रिपीट करेगी. मतलब मान लो कि सर्टेन एलिमेंट ऐसा रख दिया मैंने, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसके साथ मैच कर रही है, जो उसके बाद वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है. मतलब कि जैसे न्यूलैंड ने क्या कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विल बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 7th स्टेप, यानी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले जैसी होगी. सो वो बहुत स्पेसिफिक हो गए थे न्यूलैंड कि हाँ हर एवरी 8th एलिमेंट विल बी हैविंग प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ इट्स फर्स्ट वन. ठीक है, बट वहाँ गड़बड़ी हो रही थी. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग पैटर्न वही रखा है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि एवरी 8th एलिमेंट या एवरी 7th एलिमेंट, ऐसा नहीं. इन्होंने बोला कि एवरी फिक्स स्टेप के बाद में. अब वो स्टेप कैसे बनाएंगे वो इनके ऊपर है. ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विल बी रिपीटिंग आफ्टर एवरी फिक्स स्टेप. ठीक है, तो वही चीज़ हमको बेसिकली देखनी है कि कैसे उन्होंने अपना टेबल फॉर्म किया. तो देखो ये लगभग उन्होंने अपना इस तरह का टेबल फॉर्म किया. सर ये कैसा टेबल है यार, ये ऐसे कौन बनाता है, यहाँ खाली है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी कहीं कहीं पर प्लेस्ड है, तो ये कैसे चलेगा. तो मैं देखो बताता हूँ कि इन्होंने पहले तो यही समझ लिया कैसे वो टेबल फॉर्म किया. तो पहले तो एक ब्लैंक सा उन्होंने मान लो एक ऐसा बोर्ड लिया, ब्लैंक है एकदम, और अब क्या कर दिया उन्होंने, 63 एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं, हर एलिमेंट की एक जन्म कुंडली बना दी जाएगी, एक आधार कार्ड बना दिया जाएगा, जहां पर उस एलिमेंट का जो सिंबल है वो लिख देंगे, उसका एटॉमिक मास लिख देंगे, उसका कुछ मतलब जैसे कि वो क्लोरीन से कैसे रिएक्ट करता है ना, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे, और वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है वो फॉर्मूला लिख देंगे. तो उससे लगभग केमिकल प्रॉपर्टी का अंदाजा लग जाता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिख देंगे. और इस तरीके से हर एलिमेंट का, ये तो एक एलिमेंट का हुआ, तो ऐसे हर एलिमेंट का एक एक कार्ड बनेगा. तो कितने कार्ड्स बन जाएंगे, 63 कार्ड्स बन जाएंगे. अब बस एक ही काम करना है पहले तो कि जितने भी कार्ड बने हैं उन सब कार्ड को अब अरेंज करना है सिस्टमैटिक वे में. सबसे पहले कौन सा कार्ड होगा, जिसका मास सबसे कम है, जिस एलिमेंट का मास सबसे कम है, वही सेम चीज करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करना है. पहला वो होगा जिसका मास सबसे कम, नेक्स्ट वो होगा जिसका मास उससे ज़्यादा, नेक्स्ट वो जो होगा जिसका मास और ज़्यादा होगा. तो ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में एलिमेंट्स को, उन कार्ड्स को अरेंज कर दिया.
ठीक है, ऐसे पूरा कार्ड का बंच बना लिया, पूरे 63 कार्ड का। और अब इस ब्लैंक टेबल में क्या किया जाएगा, उस कार्ड को फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो मान लो पहला एलिमेंट यहां आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया। अगला एलिमेंट का प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं कर रहा अगर, तो उसको आगे रख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी ना इससे मैच कर रही है ना इससे मैच कर रही है, उसको आगे रख देंगे। ठीक है, मान लो ऐसे करते करते एक एलिमेंट ऐसा पता लगा जिसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है, तो उसको यहां रख दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी ए और बी से मैच नहीं कर रही, सी से मैच कर रही, तो उसको यहां रख दिया। मान लो उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी अगेन इसी से मैच करी, तो यहां पर फिर से एक एलिमेंट आ गया। तो ऐसे करके एक एक स्लॉट में कहीं स्लॉट खाली भी हो गए, कहीं स्लॉट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी आ गए। ओके, तो ऐसे करके जो एलिमेंट्स है अब अरेंज कर दिया और अपना टेबल फॉर्म कर दिया हमारे मेंडलीव भाई साहब ने। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एवरी 8th एलिमेंट और एवरी 7th एलिमेंट या 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वाले जैसी होगी, बट ऐसा है कि आफ्टर अ फिक्स स्टेप, यानी कि अब आप देखोगे, क्योंकि उन्होंने बहुत देख समझ के बनाया ना, ये टेबल पूरा देख समझ के बनाया, तो ऐसा है कि उन्होंने ऐसा देखा कि हाँ जी की प्रॉपर्टी ये जैसी है, तो उन्होंने वहां रखा हुआ है। तो फॉर श्योर यहाँ पर जितने ऐसे स्लॉट बनेंगे, जितने वर्टिकल स्लॉट बनेंगे, उन सब में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, एक जैसी होगी। ए की प्रॉपर्टी, जी की प्रॉपर्टी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। क्या हुआ अगर कुछ स्लॉट, कुछ चीजें ब्लैंक रह गई, कुछ बॉक्सेस ब्लैंक रह गए, क्या हुआ कहीं पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो ट्रेंड है वो तो फॉलो हो रहा है ना। एज पर द ट्रेंड प्रॉपर्टी शुड बी रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या आफ्टर फिक्स स्टेप। वो हो रहा है कि हाँ भाई इतने स्टेप के बाद प्रॉपर्टी देखो रिपीट हो रही है, सर्टेन स्टेप के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। सो दिस वाज अ गुड थिंग। लेकिन अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी क्या है, देखो सिंपल सी लॉजिक है कि मेंडलीव इस बात से इनकार नहीं कर रहे, या जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि ओनली 56 एलिमेंट्स विल बी नोन, उससे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं होंगे, या ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसा उन्होंने कहा था। बट यहाँ पर मेंडलीव इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, एलिमेंट्स और डिस्कवर हो सकते हैं। तो यहाँ जो खाली जगह दिख रही है ना, दोज प्लेसेस विल बी द एम्प्टी स्पेसेस जहाँ पर वो एलिमेंट आगे डिस्कवर होंगे, तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को मेंडलीव ने समझा और अपना एक बेहतरीन पीरियोडिक टेबल बनाया। देखो पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि पीरियड का मतलब क्या होता है, फिक्स टाइम के बाद रिपीट होना। फिक्स, कोई भी इवेंट जब फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है उसको पीरियोडिक कहते हैं। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी एक सर्टेन फिक्स स्टेप के बाद वापस क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना टेबल जो है वो बनाया। अब सो यहाँ देख सकते हो बहुत सारी डिटेल्स है, पर इसको हमको वैसे पढ़ने की, इसके अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। बस ये देख लो कि कहीं कहीं पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी प्लेस्ड हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर खाली स्लॉट्स भी हैं, ठीक है, जिसको बाद में फिल कर दिया गया इसके अंदर वैसे। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मिल जाएगा। ओके, सो कमिंग टू द मेरिट्स यानी एडवांटेजेस या फिर जो अचीवमेंट्स है मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने अब तक सब में लिमिटेशन देखा, पर यहाँ पर हम मेरिट्स भी देख रहे हैं क्योंकि कुछ अच्छी बातें भी यहाँ पर हैं जो मेंडलीव ने अचीव करी। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, ही करेक्टेड, देखो अच्छाइयों में पहला पॉइंट क्या है, ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। इन्होंने अपने टेबल में प्लेसमेंट और अरेंजमेंट करते हुए ये पाया कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस गलत अज्यूम किया जा रहा है। सो ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 14.9 टू 9.01। मतलब तब तक, उस वक्त तक जितने लोगों ने उसका मास अज्यूम किया था वो 14.9 लिया था, विच वॉज रॉन्ग, और जिसको करेक्ट मेंडलीव ने किया, ही मेड इट 9.01 जो करेक्ट वैल्यू थी। ठीक है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करके, ऑब्वियसली सब तुक्का लगा के नहीं किया। ठीक है, उनको लगा कि यार ये एलिमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए, एज पर द ट्रेंड उसको तो इस जगह पर होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने चेक किया तो पता लगा उसका मास जो है वो डिफरेंट है। सो ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम का मास फ्रॉम 14.9 टू 9.01। सेकेंड थिंग, ही लेफ्ट 3 गैप्स। ठीक है, गैप्स तो और सारे थे, पर जो 3 गैप जो लग रहा था कि लिमिटेशन की तरह है, तो जैसा मैंने बताया कि उनको ये लगा कि ये जो 3 गैप्स है ये असल में
कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे टेबल की, ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है जो फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं, जो अभी नहीं डिस्कवर्ड हैं, और उन एलिमेंट्स को टेम्परेरी बेसिस पे नाम दे दिया गया एज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नाम उन्होंने अपने से सोच लिया, ये एलिमेंट्स तो पहले से ही थे, पर क्योंकि उनकी स्लॉट्स में ये खाली जगह थी, उनके एक एक पोजीशंस के बिसाइड्स में जगह खाली थी, या उनके उन्हीं के बॉक्सेस में खाली थी, इसलिए ऐसा नाम दे दिया गया। जैसे मान लो बोरॉन है, तो बोरॉन के ही स्लॉट में खाली है तो उसका नाम दिया एका बोरॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम की स्लॉट में तो एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन की स्लॉट में जो खाली है उसमें एका सिलिकॉन, ऐसे नाम दे दिया टेम्पररी। और ये कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो लगभग क्या होगी, इनके जैसी होगी ना। अब इसकी ये इसके स्लॉट में है तो प्रॉपर्टी इसकी ऐसी होगी। सो ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और फ्यूचर में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनका नाम पड़ा स्कैंडियम, यानी एका बोरॉन का नाम पड़ा स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम, और एका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम। और जो प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रेडिक्ट करी थी, प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड फॉर दोज एलिमेंट्स वेर फाउंड टू बी करेक्ट। क्या बात है, यानी अगेन अ बिग अचीवमेंट कि उन्होंने अपने टेबल को के अंदर जो गैप्स है उसको लिमिटेशन की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसको एडवांटेज बनाया कि फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे, क्यों उसको डिनाई करे, है ना। एंड देन एक और देखो एडवांटेज या अचीवमेंट क्या है, नोबल गैसेस, जो उस वक्त जो एकदम खाली से ऐसे मतलब डिस्कवरी नई जो बात निकल के आई थी कि नोबल गैस जैसी भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज बहुत ट्रेसेस में बहुत कम अमाउंट में होते हैं, है ना, हीलियम, नियॉन, तो नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे। ठीक है, सो नोबल गैसेस विच वेर डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन हिज टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्म। एक्चुअल टेबल को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब जो इन्होंने अपना टेबल बनाया है, नोबल गैसेस जितने भी डिस्कवर हुए वो सब उनका मासेस ही कुछ ऐसा था कि वो मिसिंग मासेस थे, तो वो अलग से ही एक साइड में, एक राइट साइड में एक अलग स्लॉट बना के उनको प्लेस किया जा सकता था। जैसे मान लो कि इसका मास है 7 और इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है उसका मास है 7.4, तो जो ये वाला एलिमेंट है इसका मास है, जो यहाँ ये नोबल गैस डिस्कवर हुआ है इसका मास है 7.2, तो ऑब्वियसली ये 7.2 इसी के बाद आएगा और इसके पहले आएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका मास है मान लो 14, इसका यहाँ मास है 14.2, इसका है 14.1, तो ऑब्वियसली ये बीच में आएगा। तो यानी नोबल गैसेस जो है उनका एटॉमिक मासेस ही कुछ इस तरह का था कि उनको एक अलग से एक स्लॉट बना के प्लेस किया जा सकता था। सो दिस वाज अगेन अ बिग अचीवमेंट कि नोबल गैसेस जो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे, बाद में डिस्कवर होके भी इसके टेबल को बिगाड़ नहीं पाए। ठीक है, सो दिस वाज अगेन अ बिग अचीवमेंट। पहला क्या है, कुछ मासेस, कुछ एलिमेंट्स का मास करेक्ट किया। दूसरा क्या है, अपने कुछ 3 एम्प्टी गैप्स के बारे में उन्होंने डिस्कवर, मतलब ये कहा, प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स आएंगे और इनकी सो एंड सो प्रॉपर्टीज होगी, ये बात भी सही निकली। और नोबल गैसेस जो बाद में डिस्कवर हुए उनको भी इनकी टेबल में प्लेस किया जा सकता था विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, डीमेरिट्स देख लेते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डीमेरिट्स है। पहला है आइसोटोप्स की पोजीशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब हमको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटोप है ना, प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम, है ना, मतलब हाइड्रोजन ही है तीनों, एक का मास 1 है, दूसरे का मास 2 है, तीसरे का मास 3 है। तो अगर एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने क्या कहा, इनफैक्ट तीनों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इफ यू अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो अगर ऐसा अरेंज करने जाओगे तो तुमको तो हाइड्रोजन को ही पहले 3 बॉक्स देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि तीन मासेस है, इंक्रीजिंग मासेस है। सो आइसोटोप्स के कंसेप्ट से तो ये बात जो है लॉजिकल नहीं लग रही। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड प्रॉपरली, ये तो मॉडर्न टेबल का भी लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन मेटल्स में प्लेस किया गया है। ठीक है, यू कैन चेक इट। जैसे देखो हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है वो मेटल्स के बीच में रखा गया है, ये मॉडर्न टेबल में भी ये वाली लिमिटेशन है वैसे, बट आप लिख ही सकते हो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड प्रॉपरली। और क्या है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब कहीं कहीं पर क्या हुआ था कि अपने टेबल में सेट दिखने के लिए एक आध जगह पे जहां मिस्टेक लग रही थी उन्होंने क्या कर दिया, उसको मैनिपुलेट किया। मतलब क्या है कि मान लो
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में होना चाहिए, और उस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सपोज ये एक एलिमेंट है I और अगला एलिमेंट है J, मतलब मास के हिसाब से अगर प्लेस किया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से तो I पहले आना चाहिए, J बाद में आना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जो इस एलिमेंट यहाँ पर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी J से मैच कर रही है और I की प्रॉपर्टी यहाँ के एलिमेंट से मैच कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने I को यहाँ डाल दिया और J को यहाँ डाल दिया, ताकि बाकी सब के साथ जो प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो ये सब एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ जाए, ये एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ जाए। पर डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी यही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना था, यहाँ पर गड़बड़ी कर दी। सो एट सर्टेन प्लेसेस ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास बिफोर एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मास इन ऑर्डर टू फिट इन हिज टेबल, ठीक है, अपने टेबल को थोड़ा फिट करने के लिए। और Many of the empty gaps remained unexplained, तो मतलब काफी सारे, देखो 3 empty gaps को तो एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी काफी ऐसे गैप्स थे जहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो वो लिमिटेशन में इसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 जो अटेम्प्ट्स है वो देखे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडलीव का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। ओके, देन मूविंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोजली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में दिया गया बाय हेनरी मोजली, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर खास, पहले तो इसका हम स्टेटमेंट पढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखो यहां पर इस चीज को कट कर दिया, ये कहां था, ये स्टेटमेंट था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करो तो जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो हर फिक्स स्टेप के बाद रिपीट होगी। बट वो एटॉमिक मास के हिसाब से, मतलब अब तक जितने साइंटिस्ट लोगों ने किया वो यही मिस्टेक किया शायद, है ना, कि दे अरेंज्ड एलिमेंट्स एज पर द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसी ने एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, पूरी कहानी एटॉमिक नंबर की थी। और बस इतना ही चेंज करने से जो मेंडलीव वाला जो दिक्कत था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी जो है it is periodic but it do not depend on the atomic mass, instead it depends on the atomic number। लॉजिक क्या है वो देखो, जब हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल भी आती है, केमिकल भी आती है, बट ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड करती हैं, द मेनली द प्रॉपर्टीज रिसेंबल्ड बाय द केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी बोलने का मतलब ज्यादातर हम कौन सी प्रॉपर्टी समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है गाइस, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्शन, कैसे वो रिएक्ट करता है, किससे कितने रिएक्ट करता है। सो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो बेसिकली पूरी कहानी कुछ ऐसी है, और इस कहानी को मोजली ने समझ लिया और इसलिए मॉडर्न टेबल को बना लिया कि जो प्रॉपर्टी है, जो केमिकल उस एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन करने की एबिलिटी है, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, नॉट द मास नंबर और मास, ठीक है। तो इतना ही चेंज करने से जो दिक्कत थी अब तक के क्लासिफिकेशन में वो दूर हो गई। ओके, तो अब यहां पर जो इनका टेबल तरीका वैसे ही है जैसे कि मेंडलीव ने अपना टेबल बनाया, है ना, अलग अलग कार्ड्स बना लिए और फिर एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। पर कैसे अरेंज किया, एलिमेंट्स को कैसे ऑर्डर में रखा, एटॉमिक नंबर के बेस पे, ना कि मास नंबर के बेस पे। यानी अब मास नंबर को भूल जाओ या एटॉमिक मास को भूल जाओ। अब यहां पर क्या देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो ऐसे वो कार्ड बना दिए जाएंगे, कार्ड अरेंज कर दिए जाएंगे हर एलिमेंट के, और बस उसके बाद इसको प्लेस करते गए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हमको 20 एलिमेंट तो याद ही होगा, 9 तक हमने पढ़ाई है, तो उसको हम प्लेस करना शुरू करते हैं। सो दिस वाज अ प्लेसमेंट फॉर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, है ना। उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कम से कम इतना तो याद ही होगा ना आपको। ओके, तो ऐसे एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया जा रहा है एलिमेंट को यहां पर। और अगर ऐसा प्लेस करते हुए जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है, यहां भी वही है कि भाई देखो ये क्यों खाली है, यहां पर ऐसा क्यों है ना। तो बस उस चीज पर नहीं देखना, अब यहां पर हमको देखना है कि ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। हाँ है। प्रॉपर्टी यहां पर पीरियोडिक होगी कि नहीं, देखोगे इतनी जबरदस्त होगी ना, मतलब जिसका कोई मैच नहीं है। ओके, तो इतना जबरदस्त चीज जो है वो हमको यहां देखने को मिलने वाला है। ठीक है गाइज, यहां पर आगे ऑब्वियसली और भी एलिमेंट्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं। बट अब थोड़ा देखना, इसमें जो मॉडर्न टेबल अब जो बनेगा और जो हम खूबियां देखेंगे, इसमें इस ब्लॉक को, टेबल के इस हिस्से को एस ब्लॉक कहा जाता है। थोड़ी सी बातें बता रहा हूं, अब देखते जाना। ठीक है, एस ब्लॉक, तो वहां के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, वो सब चीजें सीखोगे 11th में, अभी नहीं। टेबल के इस हिस्से को पी ब्लॉक कहा जाता है। सो दिस इज द पी ब्लॉक ऑफ टेबल। ठीक है, ये है पी ब्लॉक। ठीक है, टेबल के इस पार्ट को जो गड्ढे में पड़ा हुआ है, इस पार्ट को कहा जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, और टेबल के इस हिस्से को, ये जो बॉटम वाला जो ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, जो सेक्शन फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। समझा? नहीं समझा जाने दो, 11th में देखना वो। ठीक है, फिलहाल एस पी डी एफ। ओके, और हमको स्पेशली हम 10th की बात करते हैं तो हमको नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ने हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एस और पी वाले को मिला के कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। तो हमको 10th में जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हम बस एस और पी ब्लॉक की पढ़ेंगे, वी विल नॉट कंसीडर डी एंड एफ। ठीक है, डी को कहा जाता है वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक को कहा जाता है, यहां के एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। क्योंकि ना ये एक्चुअली ये जो दो रोज निकले हैं वो यहीं से, मतलब यहां की कंटिन्यूएशन इधर है और इधर की कंटिन्यूएशन यहां है। जैसे मतलब मान लो कि तुम काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये होने के बाद फिर यहाँ से काउंट करोगे 18 19 20, ऐसे काउंट करोगे। ठीक है, एंड वैसे ही इसके नीचे वाले का, तो ये एक्चुअली इसी में से आया हुआ है। ओके, इसी का एक्सटेंशन है। सो क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर से ही निकल के आया, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन के अंदर से आया हुआ। ठीक है, तो हमको ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन नहीं पढ़ना, हमको नॉर्मल पढ़ना है, एस और पी। इनको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना प्रॉपर्टी जो होती है ना, यहाँ पर जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी होती है और इधर की प्रॉपर्टी दे आर अपोजिट। ये मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टी, ये जो है ये भले ही मेटल्स है बट थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो है मेटालिक नेचर कम होते जाता है यहाँ पर, और नॉन मेटालिक बढ़ता जाता है। तो वो सब चीज़ें हमको ट्रेंड देखनी है, नो वरीज, कैसे होगा क्या होगा देखेंगे हम, बट फिलहाल इतना समझ लो, एस पी डी और एफ। ठीक है, और हमको शुरू के 20 एलिमेंट तो समझ ही आ गए कि वो एस और पी में से ही है, हमको नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ओके गाइज, अच्छा अब थोड़ा सा ना इसको मैं मिटा देता हूँ। किसको मिटा दूँ? जो थोड़ी एक्स्ट्रा बातें लिखी है ना जी, वो मैं मिटा देता हूँ। ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, ये वाला मिटा दिया। ठीक है, ये वाला मिटा दिया। ओके, एस प्लस पी सब हटा देता हूँ हम। अब हमको पता है हमको पढ़ना क्या है, हमको ये डी के बारे में चिंता नहीं करनी, एफ के बारे में चिंता नहीं करनी, हमको एस और पी पढ़ना है। ओके, तो अब यहाँ पर इसी में देखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इनफैक्ट मेंडलीव वाले में भी जो ऐसे वाले 3 4 5 6 और 7, सो देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं? देर आर 7
हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। क्या कहा जाता है ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज को? हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स। एंड देयर आर वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं यहां पर, वो भी काउंट कर लो। और एक और बात सर हमने आपने ये नहीं बताई कि इसको काउंट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मैंने बताया कि ये 6th और 7th का ही एक्सटेंशन है ना। तो ये फर्स्ट पीरियड कहा जाएगा, है ना। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड में देखो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। काहे नहीं लिख रहा है भाई, ठीक है। ये है फोर्थ पीरियड, ये है पांचवा पीरियड, ये है छठा पीरियड, ये है सातवां पीरियड, ठीक है। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड, ठीक है। इसको भी वैसे लिख देते हैं, काहे को कंफ्यूजन करे भाई, तुम भी ऐसे मत रहो, तुम भी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। कौन से? फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स है? ओनली 2 एलिमेंट्स, इसलिए इसको ना शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड। वाई फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड? बिकॉज उसमें 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में भी उतना ही है। तो फर्स्ट को शॉर्टेस्ट कहा गया क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स थे। सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड। वाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड? क्योंकि दोनों में 8 एलिमेंट्स है, मतलब सेकेंड को भी शॉर्ट पीरियड बोलोगे, थर्ड को भी शॉर्ट पीरियड कहोगे, बिकॉज दे हैव 8 एलिमेंट्स ईच। ओके। इसके बाद फोर्थ पीरियड को क्या कहा जाएगा? फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या कहा जाएगा? कितने एलिमेंट्स हैं वहां पर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो पूरे 18 एलिमेंट है थर्ड फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, है ना। फोर्थ और फिफ्थ दोनों में 18 एलिमेंट भरे पड़े। सो दे हैव 18 एलिमेंट्स फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कंबाइनली क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, ठीक है, बिकॉज दे हैव 18 एलिमेंट्स ईच। फोर्थ और फिफ्थ दोनों की बात हो रही है। अच्छा, सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं। सर सिक्स्थ में भी तो 18 है? नहीं, सिक्स्थ में यहां पर 18 हैं, और मैंने बताया कि यहाँ जो बीच का जो यहाँ का जो कुछ एलिमेंट्स है वो नीचे प्लेस्ड है ना। इधर खत्म हुआ तो इसके बाद यहाँ काउंट नहीं करोगे, इसके बाद के एलिमेंट यहाँ पर प्लेस्ड है। ये काउंटिंग 14 एलिमेंट्स है, और 14 जब यहाँ खत्म होगा फिर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये बीच का जो ये यहाँ का जो गैप में एलिमेंट्स है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। सो 18 + 14 यानी सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 18 और 14 कितने हो गए? 32 एलिमेंट, 32। So sixth period consists of 32 elements, hence it is called longest period। क्या बोलते हैं इसको? longest period कहा जाता है क्योंकि इसमें 32 elements है। अगर हम 7th period की बात करें तो 7th period में यहाँ पर elements तो हैं, obviously यहाँ भी elements हैं, यहाँ भी हैं, ये 7th period का ही extension है, दिख रहा है ना। तो इसमें बल्कि और ज़्यादा elements है, लेकिन यहाँ पर और जितने element discover होते हैं ना वो सब इसी में place किए जाते हैं। So this is not complete yet, ये complete नहीं है। इसलिए यहां पर 7th पीरियड को क्या कहा जाता है? 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, बिकॉज इट इज हैविंग इनकम्प्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान दे दो क्या क्या चीजें हमने अब तक करी इस वाले में। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, या फिर मेंडलीव वाले में भी हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स ही कहा जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज जो 7 यहाँ पर है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, एंड फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, हेंस दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, हेंस दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। और फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स है, इसलिए इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, हेंस दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। सेवेंथ पीरियड कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हेंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसकी किसकी? कि ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल।
अब वर्टिकल की बात करते हैं, तो ये हो गया, इसको क्या कहा जाता है पहले तो ये जो है वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्रुप्स। तो कितनी ग्रुप्स है, टोटल 18 ग्रुप्स है ना, यहां से ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 18 ग्रुप्स है। सो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। तो ये वाले पीरियड्स हैं और ये वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया है, ग्रुप्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स, याद रखना। ओके, 18 ग्रुप्स। इसमें से भी ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकेंड ग्रुप, ठीक है, ये है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, 12th ग्रुप, ये हो गया 13th ग्रुप, ये हो गया 14th ग्रुप, ये हो गया 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। 18 ग्रुप है। मैंने तुमको क्या बताया शुरू में, क्या बताया कि हमको थर्ड ये वाला पढ़ना ही नहीं है, यानी थर्ड से 12th ग्रुप की बात ही नहीं करनी। तो इसको फिलहाल हमारे काउंटिंग से अभी हटा दो, 10th में हमको ये नहीं पढ़ना। हमको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर सीधा 13 से लेके 18 हमको वो एलिमेंट्स पढ़ने हैं। और नॉर्मल एलिमेंट्स हमको काउंटिंग में भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना। तो हमको एस और पी वाले ही पढ़ने। ओके, सो अब देखो याद रखने की ट्रिक क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न टेबल में देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, है ना, 7 पीरियड्स है, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऋतिक रोशन की 4 फिल्में निकली हैं और उसको देखने के लिए कुछ चोर गए हैं, वहां जाके चोरी करेंगे, है ना, थिएटर में जाके चोरी करेंगे। सो बहुत, मतलब ऐसे नॉर्मल चोर नहीं है, वेरी चोर ग्रुप है वो, वेरी चोर ग्रुप। और कितने वेरी चोर ग्रुप है, कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप, 18 वेरी चोर ग्रुप, 18 वेरी चोर ग्रुप इन मुंबई सपोज went to watch 7 ऋतिक रोशन का पिक्चर। ठीक है, ये मेरे टीचर ने बताया था मुझे एक बार। ठीक है, तो काम आता है भाई, आप भी किसी को बताओगे। सो 18 वेरी चोर ग्रुप went to watch 7 ऋतिक रोशन का पिक्चर। याद हो गया। मॉडर्न टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको ग्रुप्स कहा जाता है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको पीरियड्स कहा जाता है। और ऐसे ही मेंडलीव वाले में जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें 7 पीरियड्स हैं पर 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग जो नोबल गैसेस का हुआ। ओके, तो ये हमारा मॉडर्न टेबल, फिलहाल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हमने समझ लिया। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। इसमें ना फर्स्ट वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन को छोड़ दो बिकॉज वो क्या है, वो एक्सेप्शन है, वो मेटल्स के अंदर फालतू में रखा है तो नॉन मेटल। तो ये वाले जो मेटल्स हैं, ये वाले मेटल्स एक्सट्रीम, यहाँ तो मेटल्स ही होते हैं, बढ़िया वाले मेटल्स होते हैं। सो दे आर, उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं या उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उनके जो उनसे जो बेसिस तैयार, उनको पता है मेटल्स फॉर्म, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इनसे जो बेसिस तैयार होते हैं ना, वो वाटर सोल्यूबल और हाईली करोजिव होते हैं। ऐसे वाले बेसिस को जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। ठीक है, तो इसलिए इन मेटल्स को जो यहाँ पर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन को छोड़ दो, यहाँ इंक्लूड ही मत करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप के, याद करो, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स, बिकॉज दे फॉर्म वेरी वाटर सोल्यूबल बेसिस। उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, उसी को एल्कली कहा जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब देखो ये वाले जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को क्या कहा जाता है सर, इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सर इनको क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन तो रीजन वही है कि उनका भी ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल बेसिस फॉर्म करता है, तो वो भी अल्कलाइन नेचर के हैं। पर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके,
अब बात आती है सर थोड़ा सा आगे यहाँ भी प्रस्थान करें तो यहाँ पर ये देखो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, अब मुझे वैसे याद है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, FCB इंडिया आई, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, FCB इंडिया आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंसी 1 है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है, और ये इनके अच्छे सॉल्ट्स बनते हैं, समुद्र में इनके काफी सॉल्ट्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, ये याद रखना, 17 ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अच्छा, जो 18वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गॉन, ये सब क्या है, दे आर नोबल गैसेस, दे आर जीरो, दे हैव जीरो वैलेंसी, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, इनफैक्ट स्टेबल एलिमेंट्स या नोबल एलिमेंट्स कहा जाता है। 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्योंकि सबकी वैलेंसी जीरो होती है, और दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, सो दीज आर नोबल गैसेस, ओके। ही नी अर कर ने एक्स रन बनाए, तेंदुलकर का भाई है हिनियरकर, ही नी अर कर एक्स रन बनाए, याद कर लो ऐसे ही। और वैसे ही यहां पर भी हलीना, एक भूतनी का नाम है हलीना, करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, हीलियम बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, हाइड्रोजन को हटा दो तो ये नोबल एल्कली मेटल हो गया। ऐसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहले ग्रुप के मेटल्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप मेटल्स आर कॉल्ड alkaline earth metals, 17 group elements are called halogens, very reactive non-metals, and 18th are zero group elements or noble gas because they are very least reactive, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इतना समझ लिया। अब इसके बाद थोड़ा और देखते हैं, कहानी को थोड़ा सा और ओपन करते हैं। तो हमारे पास पीरियड्स तो ये है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, है ना, ये पीरियड्स है। और सिक्स्थ और सेवेंथ का, सिक्स्थ का एक्सटेंशन है यहाँ पर, सेवेंथ का एक्सटेंशन है यहाँ पर, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर खत्म होगा उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, 71 खत्म हुआ तो 72 देखो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, 103 खत्म हुआ तो 104 देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन। ये जो दो है ना, इनको बोलते हैं, देखो ये लैंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स है, सो दे आर कॉल्ड लैंथेनाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको कहा जाता है, यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, और इनको कहा जाता है एक्टिनाइड्स, ठीक है। लैंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स, ये लैंथेनियम यहाँ है, एक्टिनियम यहाँ है, लैंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स यहाँ लोअर बॉटम में प्लेस्ड है, दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स, और एक्टिनियम जो ये 7th पीरियड है यहाँ के बाद वाले एलिमेंट्स यहाँ पर है, सो दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। एंड ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। पता होगा आपको रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है, खतरनाक होता है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। सो और ग्रुप कितने हैं भाई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12 तक, ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। सो देयर आर 18 vertical columns known as groups. There are 7 horizontal rows known as periods. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया सर, इसको फिर मत बताओ। अच्छा, एल्कली मेटल्स देखो, ये वाले एल्कली मेटल्स, सेकेंड वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद सेमी मेटल्स यानी मेटलॉइड्स कहाँ है? देखो ये वाले, ये जिगजैग लाइन, ये मॉडर्न टेबल की बहुत जबरदस्त खूबी है कि यहाँ पर नॉन मेटल्स, यहाँ मेटल्स और बीच में मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स बीच वाले, है ना। तो ये सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स जिगजैग लाइन हो गई, ठीक है।
इसके बाद मतलब वो जो एलिमेंट्स है दे आर मेटलॉइड्स. देन वी हैव हैलोजेंस, दीज आर हैलोजेंस, और ये नोबल गैसेस. ओके, और अदर नॉन मेटल दिया ही अदर वाला. ओके, देन मूविंग अहेड, और क्या है ये सब बातें थोड़ा देखो. अब यहाँ पर इसमें सर्टेन एलिमेंट्स, हाँ ये भी याद रख लो ऐसे ही. हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ओके, थोड़ा सा ऐसे मतलब नॉट ऑल, शुरू के 20 एलिमेंट तो याद होंगे तुमको, है ना. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन से लेके यहाँ तक 20 तक तो याद ही होंगे. फिर एक सीरीज ऐसे याद रख लो, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और ये हैलोजन वाला याद रख लो, FCB इंडिया आए, है ना. उसके बाद हीनियरकर ने एक्सरन बनाए. ऐसे याद हो गया तो भाई काम हो जाएगा. बाकी इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. यहाँ की एक्सटेंशन कहाँ है सर? इधर है. यहाँ की और एलिमेंट्स कहाँ है सर? इधर है. ठीक है, ये हो गया. आगे अब आते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पे गाइस. मतलब ये ऐसा है कि चैप्टर का ऐसा जो मतलब आंख बंद करके समझ लो आएगा. ठीक है, सो दिस इज ट्रेंड्स इन द मॉडर्न टेबल और द वेरिएशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड्स कह लो या वेरिएशन कह लो. तो हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना ऐसे ही नहीं बना. मतलब हमने बहुत सारी खूबियां ऑलरेडी देख ली, पर फिर भी और खूबियां हैं जो हमको यहाँ समझनी है. क्या क्या है सर? इसमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट को कहा जाता है अक्रॉस द पीरियड. तो जब अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे इंक्रीजिंग मैनर में होती है और कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग मैनर में होती है. सो हमको वही सब चीज़ें चेक करनी है कि अक्रॉस द पीरियड प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है कि ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है. ओके, और टॉप टू बॉटम को कहते हैं डाउन द ग्रुप. यानी आप यहाँ से जब ऐसे जंप, मतलब ऊपर से अब नीचे जब जंप करते जा रहे हो, तो हर एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉपर्टी यहाँ भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है. तो हमको लेफ्ट टू राइट ये सब प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है वो देखना है. टॉप टू बॉटम कैसे चेंज हो रहा है वो देखना है. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मतलब समझ लो लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप मतलब या टॉप डाउन द ग्रुप का मतलब वही है टॉप टू बॉटम. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी हमको? बहुत सारी नहीं देखनी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दैट इज इनफ. ठीक है, तो इतना हमको समझ लेना है पहले. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अभी ना इसके लिए पहले थोड़ा सा कहानी को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. व्हाट डज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इंडिकेट, हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको, यहाँ पर बहुत लॉजिक वाली बातें आपको पता लगेंगी. ठीक है, अब जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पर मैं लिख ही देता हूं, हलीना करे रब से फरियाद. ठीक है, तो ये दिस इज फर्स्ट ग्रुप, है ना. ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स. याद रखना, ग्रुप नंबर से क्या पता लगता है? सो ग्रुप नंबर से हमको पता लगता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, जैसे कि ये जितने एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में है, इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. यानी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग गया 1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है. देखो, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के, लिथियम के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के भी आउटर मोस्ट में 281 याद होगा 1 इलेक्ट्रॉन है. पोटेशियम भी क्या है? 2881. सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. जो एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में आते हैं, बेरिलियम, है ना, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो ये सेकेंड ग्रुप वाले हैं. तो भाई अब समझ लो, सीधा ग्रुप नंबर से सीधा पता लगता है हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट. तो सेकेंड ग्रुप का मतलब 2 आ गया ना. तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. चाहे बेरिलियम हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,2. मैग्नीशियम का है 282. ठीक है, कैल्शियम का है 2882. तो इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर हमको ये तो पढ़ना नहीं है सर, तो यहाँ की बात नहीं करते. अब सीधे आते हैं 13 ग्रुप में. 13th ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सब 13 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? नहीं,
मैंने बोला इट रिप्रेजेंट्स का मतलब एक जनरल आइडिया लो, 13 के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे 13 का ये 3 उठा लो, तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही सर 14th में तो 4 होने चाहिए, बिल्कुल सही, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एल्यूमिनियम है ना, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो देखो इसकी भी आउटर मोस्ट में कितना है, बोरॉन का है 2,3, एल्यूमिनियम का है 2,8,3, तो सबको सबके आउटर मोस्ट में देखो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पर 14 में 4 रहेगा, 15th ग्रुप के आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ आउटर मोस्ट में कितना 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 17 ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 18 ग्रुप में क्या सर 8 होने वाला है, बिल्कुल सही, हीलियम को छोड़ दो बस, हीलियम में ड्यूप्लेट होता है, बाकी सब में, हीलियम में तो 2 है, बाकी सब में दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उनका ऑक्टेट पूरा है, दे आर स्टेबल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अभी पीरियड नंबर की बात करते हैं, पीरियड नंबर, सो ये है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। पीरियड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन देयर एटम्स, यानी अगर फर्स्ट पीरियड में है तो इन जितने भी एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में 2 ही है वैसे हाइड्रोजन हीलियम, दे हैव 1 ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड पीरियड में जितने एलिमेंट है सबके पास कितना ऑर्बिट होगा, 2 ऑर्बिट्स। जैसे लिथियम के पास कितना है, 2 ही ऑर्बिट है, देखो यहाँ भी 2 ही ऑर्बिट है, 1 और 2 है ना, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, वहां पर 2,3, मतलब इन सब के आउटर, मतलब इन सब के पास 2 ऑर्बिट्स है। जो थर्ड पीरियड में है इन सब के पास, इनके एटम्स के पास 3 ऑर्बिट्स है। जो फोर्थ पीरियड में इन सब के एटम के पास 4 ऑर्बिट्स हैं। जो फिफ्थ पीरियड में है इनके पास 5 ऑर्बिट्स हैं। जो सिक्स्थ पीरियड में है इनके एटम्स के पास 6 ऑर्बिट्स हैं। जो सेवेंथ पीरियड में है इनके एटम्स के पास 7 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ, मतलब पीरियड नंबर से हमको ऑर्बिट का पता लगता है। अब देखो थोड़ा लॉजिक से अब एक बात अगर बताते हैं, अगर हमको ये पता लग गया, ठीक है, मैं कहाँ दिखाऊं, हाँ, अगर मान लो ये पता लग गया, इसी में बता रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट है जो यहाँ पर आता है, मान लो एक एलिमेंट है x जो यहाँ पर आ रहा है, मतलब तुमको सिर्फ सवाल में ये बोला है कि वो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड में है, फिफ्थ पीरियड में है और 14th ग्रुप में है, बस इतना पता है तुमको। सवाल में दिया है कि एन एलिमेंट x इज फ्रॉम फिफ्थ पीरियड एंड 14th ग्रुप, तो उसके पास कितने ऑर्बिट्स होंगे और उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑब्वियसली कितने ऑर्बिट्स होंगे, 5 ऑर्बिट्स होंगे, मतलब अगर ऐसे बोले 1 2 3 4 5, और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो 14 ग्रुप का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब दिस इज वेरी लॉजिकल सर, है ना। अगर ये बोला है कि मान लो एक एलिमेंट है जो यहां पर आ रहा है, एक एलिमेंट है E जो आ रहा है थर्ड पीरियड में और 15 ग्रुप में, थर्ड पीरियड में और 15 ग्रुप में, एलिमेंट प्रेडिक्ट करो। हर एलिमेंट के बारे में नहीं आएगा आपको, ऊपर जो 20 में से उसमें से प्रेडिक्ट करने को आ सकता है। तो थर्ड पीरियड में मतलब कितनी ऑर्बिट्स हो गई, 1 2 3, है ना। फिफ्थ पीरियड 15 ग्रुप का मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब समझो पहले के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तभी नेक्स्ट में जाता है। सेकंड में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, तभी नेक्स्ट में आया होगा, और थर्ड में 5 दिए। 2 8 5 मतलब एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15 का मतलब फॉस्फोरस, है ना। 20 एलिमेंट तक तो ये वाली चीज भी पूछ सकते हैं। अच्छा अब एक और बात, इसको ना पूरा मिटाते हैं। अब मान लो ऐसा बोला है कि एक एलिमेंट है जो यहां पर है, इसका नाम है A। एक एलिमेंट है जो यहां पर है, इसका नाम है B। A और B से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला बताओ। सारा सिंपल है यार। अब देखो
अगर कोई एलिमेंट यहाँ है, इसके पास लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करता है, 2 लूज करना पसंद करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा। जैसे मैग्नीशियम 282 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Mg2 प्लस बनता है ना। अगर यहाँ का कोई होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 बनता है, जैसे Na प्लस K प्लस। सेकेंड का है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लूज करेगा 2 प्लस बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बना इसका आयन बना A2 प्लस। अभी यहाँ पर देखते हैं, इनके पास दिस इज 17 ग्रुप ना, 17 ग्रुप के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, एक गेन करना पसंद करता है, और एक गेन करके उसके पास जो चार्ज आता है वो होता है -1, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन है तो -1, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गेन करेगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो इसका चार्ज क्या बना, है ना। जैसे यहाँ पर आपको पता है जितने भी नोबल गैसेस है सबका जितने भी हैलोजेंस है सबका -1 होता है, Cl- I-, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2 इधर गया, ये 1 इधर आया, तो A1B2 या A2 बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बात सिंपल है, समझ लेना। और यहाँ पर थोड़ी सी बात बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अगर कोई एलिमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एलिमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एलिमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एलिमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, देयर इज सम एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, देयर इज सम एलिमेंट जिसमें 6 है, कुछ ऐसा जिसमें 7 है, कुछ ऐसा जिसमें 8 है, तो क्या चार्ज फॉर्म करेगा। तो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 लूज करता है तो +1 फॉर्म करता है, जिसके पास 2 है वो 2 लूज करता है ना, इजी वही है, +2 फॉर्म करता है। 3 है 3 लूज करेगा, +3 फॉर्म करेगा, है ना। दिस कैन फॉर्म +4 और -4, है ना, +4 लिख देते। 5 है तो अब लूज नहीं करेगा, अब ये गेन करना पसंद करेगा, क्योंकि गेन करना आसान है ऑक्टेट बनाने के लिए। 5 है तो ऑक्टेट कैसे बन सकता है, 3 गेन करके। 3 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर कोई एलिमेंट है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 नेगेटिव ले लिया तो 2 नेगेटिव बढ़ जाएगा, -2। 7 है, सॉरी यहाँ पर -1 नहीं आएगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 गेन करेगा तो -3 आएगा, ये 2 गेन कर रहा है -2 आया, है ना। यहाँ पर 7 है तो इट विल बी टेकिंग 1, एक ही लेने से वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा -1, है ना। और जिसका ऑक्टेट पूरा है वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, तो उसका 0 चार्ज होगा उसमें, इट विल नॉट फॉर्म कंपाउंड, है ना। तो ये चीज़ अगर हो गई तुम्हारी, ये लॉजिक क्लियर हो गया तो यहाँ पर तुम इजीली बता सकते हो, क्योंकि अब तुमको पता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं से पता लग जाएगा, है ना, ग्रुप नंबर से। ओके गाइज, आगे देखते हैं एटॉमिक साइज। अलग अलग चीज़ें देखनी है हमको, अब एटॉमिक साइज की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने और क्या क्या चीज़ें थी सर वो तो बताया ही नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा कि कम होगा, अब तुम बताना पॉज करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे हम यहां पर जा रहे हैं तो इसमें तो इसको तो हमको काउंट ही नहीं करना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, सेकेंड ग्रुप का है। 13 ग्रुप का है तो 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 8 है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ये सबके आउटर मोस्ट में, ये फर्स्ट ग्रुप है, सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, किसी की बात करो यहां पर, इन सबके सेकंड ग्रुप है, इन सबके आउटर मोस्ट में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप है, हमने वही पढ़ा। तो टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम रिमेन्स सेम, है ना, रिमेन्स सेम। कहीं भी देख लो, जैसे ये 17 ग्रुप है तो इन सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चेंज हुआ टॉप टू बॉटम, ठीक है। ओके, कमिंग टू द वैलेंसी। अब देखना वैलेंसी क्या होता है, अगेन फिर सवाल वही आ गया, वैलेंसी क्या होता है।
तो वैलेंसी वैसे हमको पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, पर हमको लॉजिकली अगर समझना हो तो बस यही है कि एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास है मान लो 2 8 1, ये है 2 8 2, ये है 2 8 3, ये है 2 8 4, ये है 2 8 5, दिस इज 2 8 6, ये है 2 8 7 और ये है 2 8 और 8। अब देखो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो एक लूज करता है, और कितना लूज कर रहा है, एक लूज कर रहा है, इसकी वैलेंसी हो गई 1। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लूज करता है, उसकी वैलेंसी हो गई 2। कितना लूज करता है, 2 लूज करता है। 3 है तो 3 लूज करेगा, वैलेंसी हो गई 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड एक्सेप्टेड और शेयर, इतना याद रखो, वैलेंसी यही है। तो ये डोनेट कर रहा है तो फिलहाल जो नंबर डोनेट कर रहे हैं वो उसका वैलेंसी बन गया। यहाँ पर 4 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहे तुम 4 इलेक्ट्रॉन दे दो या 4 मंगा लो या शेयर कर लो, एनी हाउ दैट नंबर इज 4, वैलेंसी विल बी 4। अब 5 वाले केस में क्या है, 5 डोनेट करना आसान है क्या, नहीं, उससे आसान है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा कर लेना, वैलेंसी विल बी 3। 3 गेन कर रहा है यहाँ पर, वैलेंसी हो गई 3। 6 वाले केस में 2 गेन करना आसान है, 6 देने से अच्छा 2 गेन करना आसान है, वैलेंसी हो गई 2। 7 वाले केस में वैलेंसी क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन मंगाना है, एक एक्सेप्ट कर लेगा, वैलेंसी हो गई 1। जिसका ऑक्टेट पूरा है ऑलरेडी उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0, कुछ एक्सेप्ट डोनेट नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो टॉप टू बॉटम बता दो पहले। टॉप टू बॉटम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। अगर मान लो सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सब लूज ही करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1 हो गई। सो टॉप टू बॉटम क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है इसलिए वैलेंसी भी टॉप टू बॉटम रिमेन्स सेम। ओके, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं, हमको इसको तो बात ही नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो। तो ऑब्वियसली अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा 1, वैलेंसी विल बी 1। 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी हो जाएगी 2। 3 में लूज करता है 3, वैलेंसी होती है 3। 4 में लूज करे गेन करे कुछ भी करे, वैलेंसी विल बी 4। 5 में गेन करता है 3, इसलिए इन सब की वैलेंसी होती है 3। फिर उसके बाद क्या होगी, वैलेंसी 6 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में तो वो गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी विल बी 2, हियर इट विल बी 1, यहां पर 0। सो द वैलेंसी, अब ध्यान देना, वैलेंसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट it increases from 1 to 4. First the valency increases and then goes on decreasing. So left to right valency के बारे में क्या कहोगे, first it increases from 1 to 4 then goes on decreasing up to 0। ठीक है, ये हो गया वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का। अब यही ट्रेंड देखना है हमको एटॉमिक साइज और मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए। सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो एटॉमिक साइज की बात कैसे समझेंगे हम, इस वाले यहां पर समझते हैं ब्लैंक में, ये ऐसे नहीं समझेगा ज्यादा। तो मान लो हम ना अब एलिमेंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सो वी हैव हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हीलियम, सॉरी हम पहला ग्रुप बना रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप है। सो पहले ग्रुप में हाइड्रोजन पहले आता है, ह ली ना करे रब से फरियाद, है ना, यही है। इसके पास सबके पास लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सब फर्स्ट ग्रुप में है। सबके पास लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। सबके पास लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां भी वही चीज होगी। बट क्योंकि ये पहले पीरियड में है इसके पास एक ही ऑर्बिट होगी, ये दूसरे पीरियड में है इसके पास 2 ऑर्बिट्स होंगी, ये तीसरे पीरियड में है इसलिए इसके पास 3 ऑर्बिट्स होंगी, चौथा पीरियड में है इसके लिए इसके पास 4 ऑर्बिट्स होंगी, है ना, पांचवा है तो 5 ऑर्बिट्स होंगी, छठा है तो 6 ऑर्बिट्स होंगी एंड सो ऑन। तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है टॉप टू बॉटम, तुम खुद बता दो यार, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है यार, है ना। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेगी बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर इंक्रीजिंग। बट व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब वो देखना दिलचस्प होगा, ठीक है। चलो देखते हैं लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। तो अब ना हम इसके लिए ना थर्ड पीरियड को लेते हैं, ज़्यादा इजीली हम समझ पाएंगे। सो इन दैट केस
अब देखो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर नोबल गैस को ऐसे में कंसीडर नहीं करते वैसे नॉर्मली हम ये ट्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मैग्नीशियम के पास भी, क्योंकि सब थर्ड पीरियड में है यार, सबके पास 3 ही ऑर्बिट होंगी, मतलब यहाँ भी 3 ऑर्बिट होंगी। ठीक है, इस वाले में भी 3 ऑर्बिट होंगी, इसमें भी 3 ऑर्बिट होंगी, तो सर साइज तो लगता है सेम ही रहेगा, इसमें एटॉमिक साइज कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, बट अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना अब। ठीक है, अब थोड़ा इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, क्या है 281, इसका है 282, इसका है 283, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। 281 यानी 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर में 11 प्रोटॉन होगा, +11 चार्ज हो गया इसका सेंटर का। न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, +11, है ना, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, वही इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, सो न्यूक्लियर चार्ज इज +11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कितने होंगे, 12, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, प्रोटॉन कितने हो गए 12 ना, यहाँ का सेंट्रल चार्ज कितना है 13, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 14, तो उस हिसाब से प्रोटॉन भी वैसे बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो अब देखो यहाँ सेंट्रल पावर कितना है 11 यूनिट का, और उसको 3 ऑर्बिट को होल्ड करना है। यहाँ सेंट्रल पावर कितना है 12 यूनिट का, है ना, +12, उसको भी 3 ऑर्बिट होल्ड करने हैं। यहाँ भी सेंटर की ताकत कितनी है 13 यूनिट की, और उसको भी 3 ऑर्बिट होल्ड करना है। यहाँ पर 14 यूनिट की, उसको भी 3 ऑर्बिट होल्ड करने हैं। और मैंने अभी बताया कि सेंटर ही है जो ऑर्बिट को, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, पकड़ता है। तो अगर सेंटर की ताकत बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को वो और अच्छे से पकड़ेगा, और नजदीक लाएगा, और नजदीक लाएगा, तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, जितना पावर बढ़ रहा है उतनी साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 11 और प्रोटॉन्स थे जिनको 3 ऑर्बिट पकड़नी थी, यहाँ 12 प्रोटॉन्स है जिनको 3 ऑर्बिट पकड़नी है, यहाँ 13 प्रोटॉन्स है, यहाँ 14 है। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉन का नंबर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से पकड़ेंगे और साइज को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, है ना। सेंटर ने अच्छे से पकड़ लिया, अच्छे से होल्ड कर लिया इलेक्ट्रॉन को, ले भैया, यहां पर उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, यहां पर कम कंपैरिजन में देखो ना, सेंटर का चार्ज कम है तो होल्ड कर रहे पर इतनी अच्छे से नहीं कर रहे। तो इसलिए क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सिंस उतने ही ऑर्बिट होल्ड करने पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो तुम यहां सिंपल ये बोलोगे द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज उतना डिक्रीज नहीं होगा पर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट कम होती जाएगी, भले ही नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, बट सिंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एंड टॉप टू बॉटम तो जाहिर सी बात है, एक एक ऑर्बिट बढ़ रही है तो साइज तो बढ़ेगी। सो यहाँ एटॉमिक साइज विल इंक्रीज एंड हियर द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ये एटॉमिक साइज हो गया। ओके, अब आते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। पहली बात समझना कि मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल किसको बोलते हैं। सो अगर मान लो एक एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करना वो पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना वो पसंद करता है, और एक दूसरा एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। यही तो हमने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है उसको हम बोलेंगे भैया ये तो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है उसको हम बोलेंगे भैया ये क्या है, दिस इज अ नॉन मेटल। ठीक है, अब बात ये आती है कि मान लो हमारे पास 2 मेटल्स ही हैं, मान लो हमारे पास 2 मेटल्स हैं। ठीक है, लाइक आई हैव सोडियम विच इज 281, I have magnesium which is 282। ये दोनों मेटल्स है, पर अगर मुझे ये बताना है कि ज्यादा मेटालिक कौन है, मुझे अगर ये बताना है कि दोनों में से ज्यादा मेटालिक कौन है, तब यहां क्वेश्चन आएगा, तब ये दिमाग आएगा कैसे कैसे करे सर ये।
तो उसके लिए हमको ये ढूंढना होगा कि कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना अच्छा मेटल हुआ, है ना। जो एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी को तो हम बोलते हैं मेटालिक नेचर। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज द मेटालिक नेचर। तो कौन जल्दी लूज कर रहा है वो देखो, कौन इजिली लूज कर रहा है। अब देखो एक और ड्रॉ कर लेता हूं उसके लिए मैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का है 13 अब ये देखो इन तीनों को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, पर दिक्कत क्या है देखो कि एल्यूमिनियम सोच रहा है कि यार मुझे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मुझे लूज करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ठीक है, जब कोई आएगा ना ग्राहक तब देखेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है यार, कौन इतना एक्साइटमेंट दिखाए। मैग्नीशियम बोलेगा मैं सक्सेस से बस 2 ही कदम दूर हूं, मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन दूर करना है, फिर मैं एकदम स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा चांस इलेक्ट्रॉन लूज करने के किसके पास है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने के सोडियम के पास, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। बहुत एक्साइटेड रहेगा, यार कोई भी आ जाए बस 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं फ्री। सो ये बहुत एक्साइटेड रहेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना, यहां 2 यहां 3। सो दिस विल बी मोर मेटालिक, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, हाइपर एक्साइटेड रहेगा, दिस विल बी मोर मेटालिक। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कंपेयर टू 2-3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, दिस विल बी मोर मेटालिक। अब एक और बात देखते हैं कि मान लो एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो कि लिथियम, लिथियम के पास है 2,1। अब देखो सिचुएशन ये है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन। ज्यादा मेटालिक कौन है बताओ, ज्यादा मेटालिक कौन है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसे पता लगेगा, इधर तो दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर तो ठीक है समझना। तो इसमें न्यूक्लियस का जो दूरी है वो देख लो, क्योंकि न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है। न्यूक्लियस का दूरी देख लो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ा जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत दूर हैं, नजदीक है ना। यहां पर ज्यादा शील्डिंग नहीं है, एक ही ऑर्बिट है बीच में, तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, ये छोड़ेगा नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, इधर आसान है भाई, दूर है ना, 2 शील्डिंग है यहां पर, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है यहां पर। सो दिस इज मोर मेटालिक, जिसके पास ज्यादा ऑर्बिट रहेगा वो ज्यादा मेटालिक। ठीक है, तो बस अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप यहां इजीली बता सकते हो। एक मिनट, यही बता लेते हैं कि वी हैड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ है 2 ऑर्बिट, यहाँ है 3 ऑर्बिट, यहाँ है 4 ऑर्बिट, है ना। सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। खली ना करे रब से फरियाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्बिट बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक ही है। तो मैंने बोला जितना दूर होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान रहेगा। इसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ ऑर्बिट ज़्यादा हो गए। सो दिस विल बी, जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा मेटालिक होता जाएगा। सो टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिट ज़्यादा होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन को छूट जाना, इलेक्ट्रॉन का हाथ से निकल जाना आसान है, क्योंकि सेंटर से वो दूर होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्किप होने के चांसेस ज़्यादा है। सो दिस इज मेटालिक नेचर बढ़ता जा रहा है, टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, तो वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। मैग्नीशियम जैसे यहाँ पर है ना 282, एल्यूमिनियम है क्या है 283। तो अब इसको 3 लूज करना है, मुश्किल है यार, 3 कौन लूज करेगा, उतना एक्साइटेड नहीं। दिस इज मोर एक्साइटेड एंड दिस इज इवन मोर एक्साइटेड। तो यहां से मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होता जाएगा। जितना कम इलेक्ट्रॉन है उतना लूज करना आसान है। सो मेटालिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है मेटालिक नेचर। सबसे मेटालिक सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। ओके, हमने थर्ड पीरियड इसलिए लिया कि ताकि इजीली समझ पाए उसको। हम और भी कोई पीरियड से ले सकते हैं, बट ये ज़्यादा नोन है। ठीक है, अच्छा, और मेटालिक के बाद आता है नॉन मेटालिक नेचर। नॉन मेटालिक एकदम उल्टा हो गया उसका। ठीक है, तो अगर समझ लो कि मेटालिक नेचर यहाँ बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कम हो रहा है। यहाँ पर
मेटालिक नेचर अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नॉन मेटालिक बढ़ रहा है। हमने पता भी है मॉडर्न टेबल में यहां पर बेस्ट मेटल्स होते हैं, यहां पर बेस्ट नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा इसमें भी एग्जांपल लेके उसको भी समझ लो कि सपोज यू हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ठीक है, हम ये तीनों को ही लेके समझ लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम ये तीनों को ही लेके समझ लेते हैं कि फ्लोरीन के पास है 2 ऑर्बिट, क्लोरीन के पास है 3 ऑर्बिट, ब्रोमीन के पास है 4 ऑर्बिट, सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। कौन ज्यादा नॉन मेटालिक हुआ, टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक नेचर देख लेते, कौन ज्यादा नॉन मेटालिक हुआ। इसको भी एक ही गेन करना है, इसको भी एक ही गेन करना है, इसको भी एक ही गेन करना है, पर कौन जल्दी ग्रैब कर सकता है। एक अगर इलेक्ट्रॉन को सामने रखोगे तो कौन जल्दी पकड़ लेगा, वो फ्लोरीन होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस जो है वो बाहर ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो ज्यादा शील्डिंग नहीं है यहां पर, है ना, कम नंबर ऑफ ऑर्बिट है, न्यूक्लियर का ताकत बाहर ज्यादा रहेगा, इसलिए वो पकड़ लेगा। सो दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन गेनिंग, दिस इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को नॉन मेटालिक नेचर बोलते हैं, तो ये ज्यादा नॉन मेटालिक हुआ कंपेयर टू दिस, है ना। तो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। मेटालिक नेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, नॉन मेटालिक कम हो रहा है, वही बता रहा था मैं, है ना। और अगर तुम क्लोरीन को कंपेयर करते हो जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस सल्फर से, तो फॉस्फोरस के पास है, उसके पास भी 3 ऑर्बिट है, सल्फर के पास भी क्या है, सल्फर के पास भी 3 ऑर्बिट्स है। ओके, पर यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन सामने रखोगे तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए, ऑब्वियसली क्लोरीन। एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत एक्साइटेड रहेगा, इसको 6 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, सो दे आर नॉट दैट एक्साइटेड। तो इसलिए जो सबसे नॉन मेटालिक यहाँ पर है वो कौन है, क्लोरीन है। सो नॉन मेटालिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसके एकदम उलट मैंने वहां पर क्या बताया कि मेटालिक नेचर नीचे की तरफ बढ़ता है और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है मेटालिक नेचर, और ये चीज मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। सो देखना मेटालिक नेचर, देखो टॉप टू बॉटम मेटालिक इंक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, दोनों अपोजिट चीजें हैं। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमने ये पार्ट, ये चैप्टर कर लिया है। और भी डिटेल में अगर तुमको सवाल चाहिए, क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बनाए हैं वीडियो, तो आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डालोगे तो आपको विद एड्यू मंत्र डाल देना, तो आपको भंडार मिल जाएगा। ओके गाइस, सो इसी के साथ हमने ये भी खत्म कर लिया, और हमारा साइंस का जो ये टारगेट का सीरीज है वो भी हो चुका है। अब मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नई चीजों के साथ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।